हेलो गाइस, दिस इज़ सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान आईएएस एकेडमी की वीकली करंट अफेयर की क्लास में। तो जितने भी हमारी कर्मवीर श्रृंखला 2.0 के धीर वीर गंभीर योद्धाएं आए जल्दी कक्षा में करते हैं क्लास की शुरुआत। स्वागत है आप सबका भाई। अंकुश जी नमस्कार, वर्णिका, मधु, जितने भी बच्चे और मित्र शामिल हैं कक्षा में, स्वागत है आप सबका। नमस्कार भाई ज्योति जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब बताओ, और कैसी चल रही है पढ़ाई? मेरी आवाज़ आ रही है ना आप सबको? सभी कर्मवीर जल्दी से आप मुझे कमेंट कर दीजिए, क्या मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई, बताइए जल्दी। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं भाई? देखिए एग्जामिनेशन बिल्कुल आपका पास आ चुका है, तो पढ़ाई जो है भैया बढ़ा दीजिए, है ना। थोड़ा और ताकत लगाइए, अपना जो मेहनत है उसको क्या कर दीजिए, थोड़ा और बढ़ा दीजिए ना। नमस्कार भाई सुधा जी, स्वागत है आपका। देखिए मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए ना, और ये विशेष ध्यान रखें, चाहे कोई देखे या ना देखे, ईश्वर ने जितना आपको क्या दिया है, दिमाग दिया है, ईश्वर ने जितनी आपको शक्ति दी है, वो पूरी शक्ति लगा दीजिए। पूरा 100%, 100% आपको अपना उसमें झोंक देना है। कल को ऐसा ना हो कि आपको पछतावा हो, कल को आपको ऐसा ना लगे कि यार थोड़ा सा और मेहनत कर लेते, कर सकते थे, है ना। बाकी चीज़ों को हम लोग इग्नोर कर सकते थे, साइड कर सकते थे, है ना, समय था हमारे पास में, है ना। तो वैसा स्थिति ना आ जाए। और क्योंकि ज़िंदगी आप जानते हैं बार बार मौका नहीं देती है, बार बार कभी मौका नहीं दिया जाता है, इसलिए ध्यान रखें आप। हर एक जो फैसला निभा रहे हैं आप, जो भी काम करने वाले हैं, बड़ा सोच समझ कर करिए। और ये बहुत ही बहुमूल्य समय है, वापस से नहीं आएगा भाई, इसलिए ये जाना नहीं चाहिए कभी भी, किसी भी कॉस्ट पे ये जाना नहीं चाहिए। ओके, तो बस इस पे थोड़ा ध्यान दें और भाई पढ़ाई को थोड़ा और ज़्यादा करें, क्योंकि अल्टीमेटली सारा जीवन जो है भैया इसी से आगे चलने वाला है। पढ़ाई लिखाई होगी, सब आपके साथ रहने वाले हैं, सब कुछ आपको मिलने वाला है। और अगर यही मेन काम नहीं होगा तो फिर जो है ना वो भी चला जाएगा, ध्यान रखना आप। मुश्किल है जो है, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, जो भी आपके पास अभी अवेलेबल है वो सब चला जाएगा आपके हाथ से, अगर आपने, ठीक है कि नहीं, अगर पढ़ाई को नहीं साधा तो। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो अभी आप एक ही चीज़ को साध लीजिए, वो है आपकी पढ़ाई। और अगर आपने पढ़ाई को साध लिया, इसको आपने अगर हासिल कर लिया, है ना, तो बस बाकी सब कुछ आपको मिलेगा जीवन से। चलिए इसी के साथ में हम फिर से आपको एक बार और आपका स्वागत, अभिनंदन सारे बच्चों का। और क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, जवाब देंगे फटाफट फटाफट से। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है, मिशन आदित्य L1 को किस यान से प्रक्षेपित किया गया था। जल्दी आंसर करें और आगे बढ़ें, फटाफट फटाफट बताएं। सभी बच्चे जल्दी से बताइए। मिशन आदित्य L1 वाज लॉन्च फ्रॉम विच व्हीकल, क्या है सही आंसर, जल्दी जल्दी बताएं सारे बच्चे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी आंसर करें। नमस्कार भाई मिश्रा जी, सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करें। चलिए अब जिन जिन भारतीयों ने आंसर दे दिया है, हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए आप सारे बच्चे जानते हैं अच्छे से लगातार क्या हो रहा है, जैसे ही साल की शुरुआत होती है, जो इसरो है बेसिकली, है ना, आप सब जानते हैं इसरो के बारे में, कितनी बारी बात कर चुके हैं हम लोग। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो, जो कि भारत की आन बान शान, भारत की नाक जो है, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने का काम जिसने किया है, सर भारत का ऊंचा करने का काम किया है, और भारत के नाम न जाने कितनी उपलब्धियों को दर्ज करवाने का, रजिस्टर कराने का काम किया है, तो वो इसरो है। और इसरो ने जैसे ही साल की शुरुआत होती है, 1 जनवरी को ही क्या किया जाता है, उनकी जो उपलब्धियां हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। 1 जन को ही उन्होंने क्या किया है, जैसे ही साल का नया दिन होता है, ठीक है कि नहीं, उसी टाइम पे वो क्या कर देते हैं, सब जानते हैं आपको, ठीक है कि नहीं। एक सैटेलाइट के बारे में हमने आपको अच्छे से बताया था, और इस सैटेलाइट के बारे में हमने, जिसको हम लोग एक्सपोसैट बोल रहे हैं, तो एक्सपोसैट की लॉन्च के साथ ही क्या होता है, साल का नया दिन जो है इसरो लेकर के आता है। और उसके बाद में आप देखेंगे अभी कल की बात है, कल यानी कि सैटरडे को
4 बजे के आसपास आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आदित्य L1 है, इस आदित्य L1 को क्या किया गया था, ये आप सब बच्चों को अच्छे से पता होगा। 2 सितंबर को हमने इस पे खूब चर्चा करी थी। 2 सितंबर को क्या किया गया था, आदित्य L1 को कहाँ पे भेजा गया था। आदित्य का मतलब होता है सूर्य भगवान, है ना। आदित्य जो है बेसिकली सूर्य का पर्यायवाची होता है। और यहाँ पे जो L1 है ये, ठीक है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, लैग्रांज पॉइंट 1 बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। यानी ये यहाँ पे L1 जो है, लैग्रांज पॉइंट 1 जो है, ये क्या है, अर्थ से, धरती से सबसे नजदीक बिंदु है, ठीक है कि नहीं। ये अगर हमारे सूर्य देवता हैं बेसिकली, तो यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, L1 है, तो ये क्या है, अर्थ से, धरती से क्या है, सबसे नजदीक क्या है, जगह है या पॉइंट है, और जिसकी दूरी कितनी है, लगभग 15 लाख किलोमीटर के आसपास क्या है, इसकी दूरी है अर्थ से। तो यहाँ पे आदित्य L1 जो है बेसिकली वहां तक पहुंच गया है। और इसके बाद में जो इसकी क्या है, इसकी जो हैलो ऑर्बिट है बेसिकली, ठीक है कि नहीं, उसमें क्या है, ये प्रवेश कर गया है, एंटर कर गया है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे हॉलो ऑर्बिट के बारे में या हैलो ऑर्बिट के बारे में, तो इसका मतलब क्या होता है, इस ऑर्बिट में जैसे ही यहाँ पे ये आदित्य L1 प्रविष्ट हुआ है, तो उसके बाद में क्या है, यहाँ से इसको अर्थ का जो अट्रैक्शन फोर्स है और साथ ही साथ में जो सन का अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। इसका मतलब अब क्या है, ये सूर्य से इसका मतलब ये है कि ये जो सूर्य का कोरोना है उसमें क्या नहीं होगा, अब गिरेगा नहीं। अब ये क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा, और इसको क्या होगा, इसको बहुत कम फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी, एनर्जी की कम आवश्यकता पड़ेगी। और ये वो जगह है जहां से क्या किया जा सकता है, जहां से सूर्य की सरफेस की और उसके कोरोना की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको क्या किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है, उस पर रिसर्च किया जा सकता है। तो ये जो उपलब्धि है वो हमको क्या है, कल मिली है। और आप सब जानते हैं कि 2 सितंबर से लेकर के लगातार आदित्य L1 क्या कर रहा था, सूर्य की तरफ ट्रेवल कर रहा था। और इस ट्रेवलिंग में, इस यात्रा में उसको 126 दिन का क्या लगा, समय लगा। बेसब्री से इसरो के वैज्ञानिक और पूरी दुनिया इसका क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी। अब आप देख लीजिए, ऐसा करने वाले हम दुनिया में क्या है, चौथे देश हैं। तो ये सबके लिए गर्व की बात है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई इस आदित्य L1 जो है, उस आदित्य L1 को लॉन्च करने का काम जो किया है वो किसके द्वारा किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, PSLV C50, याद रखना, PSLV C56। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे PSLV के बारे में, तो इसको क्या बोलते हैं, PSLV बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। अब ये क्या करता है, ये स्पेशली क्या करता है, हल्के जो याद रखना है, जो जो हमारे लॉन्चिंग्स होते हैं उनको क्या करता है, अंजाम देने का काम करता है। ये वर्क कर रहा है 1993 से, है ना। यानी इसरो में अगर हम बात करेंगे, हमने लास्ट क्लास में ही बताया था, हमारे पास में 2 रॉकेट है बेसिकली, एक है PSLV और दूसरा है आपका GSLV, है ना। तो ये क्या करता है, जो कम दूरी के और साथ ही साथ कम वजन के जितने भी क्या होंगे, प्रोग्राम होंगे, उनको अंजाम देने में काम आता है। और GSLV क्या करता है, ये जो भारी और साथ ही साथ में जो ज़्यादा अगर मैं कहूँगा ज़्यादा हैवी जो जितने भी पेलोड होंगे उसके लिए काम करेगा, ठीक है कि नहीं। जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, PSLV की अब तक जो है बेसिकली 60 उड़ान हुई थी, और उनमें से क्या है, 2 में क्या मिलता है, यहाँ पे इसरो को असफलता हासिल होती है, और एक में पार्शियली क्या मिलती है, सफलता मिलती है, और पार्शियली असफलता मिलती है। तो अब तक जो है बेसिकली PSLV की, जब से PSLV ने काम करना स्टार्ट किया है, 60 जो है उसकी उड़ान अब तक हो चुकी हैं, उसके लॉन्च हो चुके हैं। और इसमें से जो आदित्य L1 को जब लॉन्च किया गया था, तो ये जो है 57 भी यानी 57 भी क्या हुआ करती थी, उड़ान होती थी, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार देख लेना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी आंसर करें और आगे बढ़ें, फटाफट आंसर करना है। बताइए भाई, हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। आपको बताना है मालदीव के प्रेसिडेंट के बारे में कौन है, और विवाद के बारे में पता चल ही गया होगा क्या चल रहा है, तो इसलिए क्या है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। बताएं फटाफट से, मोहम्मद मोइज्जू, मोहम्मद नशीद, मरियम जुएना और मोहम्मद अमीन दीदी, क्या है सही आंसर, फटाफट से बताइए। सही आंसर मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का। आपको बताना है मालदीव के अभी नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं। चलिए, तो जिन जिन भारतीयों ने जवाब दे दिया है जरा देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे मालदीव के बारे में, तो ये क्या है, एक आइलैंड है बेसिकली, जो कि हमारा पड़ोसी देश भी है और हमारे रिश्ते इसके साथ में क्या है, बहुत ही घनिष्ठ हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, हाल ही में नवंबर में यहाँ पे चुनाव हुए थे बेसिकली, और ये क्या है, नवंबर में ये जो चुनाव हुए हैं, ठीक है, उनमें जो विजय मिली है बेसिकली वो किनको मिली है, उसमें मिली है मोहम्मद मोइजू को। तो मोहम्मद मोइजू जो है बेसिकली वो क्या बने हैं अभी इसमें, यहाँ पे मालदीव के राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने। ये जो मोहम्मद मोइजू है बेसिकली ये चीनी समर्थक है, इनका झुकाव जो है बेसिकली कहाँ की तरफ है, चीन की तरफ है। यहाँ परंपरा ये है अभी तक की कि जो भी मालदीव के अंदर राष्ट्रपति बनेगा उसकी जो पहली आधिकारिक यात्रा होगी वो भारत की होगी। लेकिन इसने क्या किया है, क्योंकि हमारे मिस्र के साथ में, इजिप्ट के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं है, तो पहली यात्रा ये कहाँ की करते हैं, मोहम्मद मोइजू मिस्र की यात्रा करते हैं। और अभी जो है एक आध दिन में ये जाने वाले हैं चाइना। और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या है, हमारी कुछ सेना या हमारी फोर्स जो है वो मालदीव में डिप्लॉयड है, जो उनकी सिक्योरिटी के लिए, उसको भी वहाँ से निकालने के लिए उन्होंने क्या किया है, डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया है। तो तमाम तरह की चीज़ें जो हैं, यानी ये भारत विरोधी इनको क्या है, माना जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो समर्थक हैं, मोहम्मद सोले जो है, जो कि लास्ट वाले प्रेसिडेंट थे मालदीव के, वो क्या है अभी सत्ता से बाहर हो गए। तो ये इसको लेकर के क्या है, इश्यूज काफ़ी चल रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये मिनिस्टर हैं मरियम सुएना साहब मैडम, और यहाँ पे आपको पता है ना वो कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं कभी कभी। तो इन्होंने, मैडम ने क्या कहा है, कुछ भारत के लेकर के बड़ा गंदा बयान दिया है, बुरा भला कहा है बेसिकली। तो अब इसमें क्या किया है, हमारे पीएम साहब पहुंच गए कहाँ पे, अपनी कुर्सी लेके, हमारे पीएम साहब पहुंच गए अपनी कुर्सी लेकर के लक्षद्वीप। वहाँ पे वो थोड़ा आराम से उन्होंने चाय वाय पिए, है ना, थोड़ी देर सोचा है बैठ करके। इतने में ही क्या हो गया है, कांड हो गया है। और इतने में ही देखेंगे कि लाखों लोग जो है उन्होंने क्या कर लिया है, उन्होंने बस एक रिक्वेस्ट कर दी है कि भाई आपके, अगर आप क्या करते हो, अगर आप ट्रैवलर्स हो, अगर आप प्रकृति प्रेमी हो, आपको घूमने फिरने का शौक है, तो आपकी लिस्ट में क्या होना चाहिए, लक्षद्वीप भी होना चाहिए। बस इतना सा उन्होंने कहा है। और 4 फोटो शेयर कर दी हैं, कहाँ पे, एक्स पे भी, साथ ही साथ में यूट्यूब पे भी, और साथ ही साथ में आप देखेंगे इंस्टा और हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे। तो इससे क्या है, अब यहाँ पे मालदीव की हालत है खराब, है ना, ये समस्या है। और ये पूरा वाक्य है जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। मोहम्मद मोइज जो है, यहाँ पे मोहम्मद अमीन जो है वो पहले राष्ट्रपति होते हैं, द वेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव, ठीक है कि नहीं। तो याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए और आगे बढ़िए, करें कमेंट फटाफट से क्या इससे जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, आपको बताना है एक्सपोसैट के बारे में, यानी एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट के बारे में क्या सही नहीं है। कमेंट करें जल्दी से सभी बच्चे जो कक्षा में हैं, जो करमवीर, कमेंट करें। और क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, थोड़ा ये भी बता दिया करें। कुछ बात पल्ले पड़ रही है आपको, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो कमेंट कर दिया करें, और ना भी समझ में आ रही हो तो भी बता दिया करें, ताकि हम रिपीट कर पाएँ आपको वापस से। चलिए, यहाँ पे एक्सपोसेट के बारे में हम लोग कई बारी बता चुके हैं, कई बारी डिस्कस कर चुके हैं। हमने आपको डे 1 में भी बताया था, इससे पहले भी बताया था, ठीक है कि नहीं। आपको याद रखना है फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2000, याद रखना है 24। ये जो प्रोग्राम है ये लास्ट ईयर से ही बनाया जा रहा था बराबर से, लेकिन यहाँ पे इसको क्या किया गया है, इसको अंजाम दिया गया है कब, 1 जनवरी को। तो यहाँ पे जो एक्सपोसेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट, तो यहाँ पे इसको क्या किया गया है, समझ लीजिए, लॉन्च करा गया है बेसिकली। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, एक्सपोसेट के बारे में, तो ये क्या है, दूसरा पॉलीमेट्री मिशन है, यानी अमेरिका इस तरह का मिशन पहले भेज चुका है, और ये हमारा वाला जो है वो दूसरा है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या है, एक तो इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों का क्या है, ये जॉइंट वेंचर है, इन दोनों ने मिलकर के इसको भेजा है। इसका मकसद क्या होगा, इसका उद्देश्य जो होगा वो जितनी भी क्या होंगी, अगर हम बात करेंगे जितनी भी एस्ट्रोनॉमिकल जो एक्सरेज हैं बेसिकली, उसके सोर्स जो है और उसका क्या है, उसकी जो गतिशीलता है, ठीक है कि नहीं, उसका पता लगाना इसका क्या रहेगा, मकसद रहेगा।
हम जानते हैं अच्छे से कि जो एक्स रेज होती हैं, ठीक है, एक्स रेज जो होती हैं ये शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती हैं, शॉर्ट इनकी वेवलेंथ होती है। अगर वेवलेंथ की मैं बात करूं तो 0.3 से लेकर के और 3 नैनोमीटर के आसपास इनकी वेवलेंथ होती है। इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट वेवलेंथ जब होगी तो इनमें क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगी बेसिकली। तो उसी का स्टडी करना, यानी कि आप देखेंगे कि जितनी भी क्या होती हैं अंतरिक्ष में गतिविधियां होती हैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती है, उन पे नज़र रखना, चाहे वो हाइपरबोलिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, धूमकेतु हो सकता है, तमाम चीज़ों पे क्या रखेंगे, यहाँ पे नज़र रखेंगे और उसके बारे में यहाँ से हमको क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का डी इज द राइट आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने डी आंसर दिया उन सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट फटाफट बताएं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है, हम खूब लंबा चौड़ा डिस्कशन इस पे कर चुके हैं। अब जल्दी आंसर करें आप। क्वेश्चन है, किन को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट आंसर करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएं, हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, बताएं भाई जल्दी। अरविंद पानगरिया जी, एन.के. सिंह, बाई रेड्डी और विजय केलकर। सभी बच्चे आंसर करें जो जो महारथी कक्षा में हैं। चलिए भाई, जिन जिन महारथियों ने जवाब दे दिया है बढ़िया है। देखिए अभी क्या है, अभी 15वें वित्त आयोग की क्या है चल रही है सिफारिशें, यानी उनकी रिकमेंडेशन चल रही है, ठीक है कि नहीं, यानी 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या हैं, वो चल रही हैं। और वो कब चलने वाली हैं, वो कब तक चलने वाली हैं, वो चलने वाली हैं, याद रखना है आपको, मार्च 31, 2025, ठीक है कि नहीं। तो ये तब तक चलने वाली है, और उसके बाद में क्या होगा भाई, उसके बाद में फिर एक नए फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस की जरूरत होगी। तो सरकार ने क्या किया है, हाल ही में क्या किया है, 16वें वित्त आयोग का गठन किया है, और उसके जो चेयरमैन बनाया गया है वो किनको बनाया गया है, वो बनाया गया है डॉक्टर अरविंद पानगड़िया साहब को बनाया गया है। डॉक्टर अरविंद पानगड़िया साहब की जब हम बात करेंगे तो ये क्या रहे हैं, नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन रहे हैं, बात समझ रहा है, नीति आयोग के क्या रहे हैं, ये वाइस चेयरमैन रहे हैं, ठीक है कि नहीं। नीति आयोग बनता है कब, आप जानते हैं 15 से लेकर के और 17 तक ये क्या रहे थे, ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रहे हैं, क्योंकि एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग के। दूसरे यहाँ पे क्या रहे हैं, ये G20 के शेरपा रहे हैं, G20 के शेरपा का पद इनके पास में पहले से रहा है। इसके अलावा की जब हम बात करेंगे तो ये हमारे देश के क्या हैं, प्रमुख क्या है, अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग पदों पे क्या किया है, काम किया है। और साथ ही साथ में ये जो दुनिया की फेमस यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी, उसके क्या रहे हैं, ये चांसलर रहे हैं। तो अनेक पदों को उन्होंने सुशोभित किया है। इनको अपनी रिकमेंडेशंस जो देनी है वो देनी है 31 अक्टूबर 2025 तक, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे ये है, जब हम बात करेंगे किसके बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में, वित्त आयोग के बारे में बात करेंगे, तो फाइनेंस कमीशन जो है, वित्त आयोग जो है वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है। और ये किसके अंदर है, आप जानते हैं, सब बच्चों को अच्छे से पता है, आर्टिकल 280 के अंदर क्या किया जाता है, इसका गठन किया जाता है। राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, सब बच्चे अच्छे से जानते हैं, हर 5वें साल में क्या करते हैं, एक फाइनेंस कमीशन का या एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। और जिसका काम क्या होता है, यूनियन और स्टेट के बीच में जो एक एप्रोप्रिएट जो टैक्सेस का डिवीजन होता है उसके बारे में क्या करते हैं, ये जानकारियां देते हैं, अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। यानी केंद्र और राज्य के बीच में करों का बंटवारा, विभाजन, और वो सिद्धांत, वो प्रिंसिपल जिनके आधार पे ये टैक्स शेयर किया जाना चाहिए। या इसके अलावा और एक साउंड फिनांस, यानी भारत सरकार का क्या हो, एक शानदार फिनांस सिस्टम बन जाए, ठीक है, उसके बारे में भी क्या करते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं, अपनी अनुशंसाएं करते हैं। तो फिलहाल तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है सही आंसर, जल्दी आंसर करें, आगे बढ़ें। समाचारों में रहा T+1 एंड T+2 का संबंध किससे है, जल्दी बताएं फटाफट से। शेयर बाजार से, शहरी व्यवस्था से, रॉकेट लॉन्चिंग से, और किसी से नहीं, क्या है सही आंसर, जल्दी जल्दी बताइए भाई।
आपको बताना है T+1 और T+2 का संबंध किससे है। चलिए, अब जिन मारुति ने जवाब दे दिया, जरा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो T1 और T2 का जो संबंध है, बेसिकली T+1 और T+2 का जो रिलेशन है वो किससे है, शेयर मार्केट से है। ठीक है कि नहीं, याद रखना आपको, स्टॉक मार्केट से। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, T1 के बारे में, T+1 का मतलब क्या है और T+2 का मतलब क्या है। ठीक है कि नहीं, यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो आप सब बच्चे जानते हैं सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, और ये क्या करती है, ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है। अगर हम सेबी की बात करते हैं, सेबी क्या है, एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। 1992 के अंदर इसको क्या किया जाता है, लेकर के आया जाता है शेयर मार्केट पे नजर रखने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए। सेबी ने क्या किया है, यहाँ पे अभी T+2 को क्या किया है, इशू कराया कि भैया यहाँ पे, अब पहले T1 का समझ लीजिए, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टर है और अगर वो शेयर मार्केट में क्या करता है, अपने शेयरों को बेचने का काम करता है, तो इसमें क्या होगा, T+1 का मतलब होता है जैसे ही किसी इन्वेस्टर ने अपने शेयर्स को बेचा, उसको सेल किया, तो इससे क्या होगा, अगले ही दिन क्या हो जाता है, उसको पैसा मिल जाता है। यानी जो उसके मिडलमैन होते हैं, बिचौलिए होते हैं, उनको पैसा मिलते ही वो क्या कर देते हैं, इन्वेस्टर को पैसा दे देते हैं। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे T+2 के अंदर तो क्या होता है, इसके अंदर लगभग चौथे दिन क्या मिलता है, इन्वेस्टर को पैसा मिलता है। यानी जो भी अपने शेयर्स को बेचने का काम कर रहा है, ठीक है कि नहीं, उसके 2 दिन बाद किसको पैसा मिलने वाला है, वो मिलने वाला है बिचौलिए को, और उसके बाद में फिर वो चौथे दिन में किसको पैसा देता है, इन्वेस्टर्स को देता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, अब T2 की जगह पे T1 को क्या है, दिया गया है। यानी आपको अगर सूटेबल लगता है तो क्या कर सकते हो, आप T+1 का भी इस्तेमाल कर सकते हो और T+2 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ में आई, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप जवाब देंगे, क्वेश्चन नंबर 6। जय हिंद भाई निखिल जी, स्वागत है आपका सर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, जवाब दें। एक राष्ट्र एक चुनाव पे अनुशंसा देने हेतु बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन है, जल्दी बताएं, सही आंसर क्या है। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी फॉर्म टू गिव रिकमेंडेशंस ऑन वन नेशन वन इलेक्शन एज, क्या है सही आंसर, बताएं फटाफट बताएं। श्री रामनाथ कोविंद जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्री हामिद अंसारी और श्री अमित शाह जी, क्या है सही आंसर, बताएं भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करें आप। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है सही जवाब, फटाफट से बताइए जल्दी से। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या है सही आंसर। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्रों में से पहले स्थान पे आता है हर मामले की जब हम बात करेंगे तो, ठीक है कि नहीं। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे चुनाव संपन्न कराना मतलब इतना चैलेंजिंग है, इतना चुनौतीपूर्ण है कि दुनिया में इस तरह की कोई एजेंसी बनी नहीं है भारत के निर्वाचन आयोग को छोड़ करके। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा मुश्किल होता है, साथ ही साथ में उसमें लंबा समय भी लगता है और उसमें क्या होता है, पैसा भी बहुत खर्च होता है, ठीक है कि नहीं। उसमें हजारों करोड़ रुपया का जो है बेसिकली खर्चा आ जाता है। अब वैसी स्थिति में क्या है, तो यहाँ पे क्या है, सरकार ने सिर्फ डिस्कशन के लिए और साथ ही साथ में रिकमेंडेशंस के लिए क्या की गई है, एक कमेटी का गठन किया गया है। और वो कमेटी जो है बेसिकली वो क्या करेगी, वन नेशन वन इलेक्शन पे अपनी अनुशंसाएं देगी। यानी एक राष्ट्र और एक चुनाव, यानी एक ही बारी क्या हो जाए, एक ही बारी लोकसभा के और साथ ही साथ में राज्यों के विधानसभाओं के क्या हो जाएं, चुनाव हो जाएं, ठीक है कि नहीं। तो उस पर क्या है, अनुशंसा देने के लिए, अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए क्या किया गया है, 2 सितंबर यानी 2 सितंबर को 2023 को क्या किया जाता है, एक हाई प्रोफाइल कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति महोदय महामहिम रामनाथ कोविंद जी को क्या किया जाता है, उस कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है, उस जो समिति है उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, कल जो है बेसिकली इस कमेटी ने क्या किया है,
15 दिन का समय दिया है जनता के सुझावों के लिए। तो आपके किसी भी प्रकार के अगर कोई सुझाव है, आपके कोई किसी प्रकार के क्या है रिकमेंडेशन है, आपकी कोई सोच है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक वेबसाइट है उस पर क्या कर सकते हो, आप इसको शेयर कर सकते हो। यानी onenation1election.gov.in पे क्या कर सकते हो, आप अपनी जो सुझाव है बेसिकली क्या है शेयर कर सकते हो। ओके, और उनको क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, और वो क्या करेंगे, इन पे विचार करेंगे और उसके बाद में उनको रिपोर्ट जो है बेसिकली वो देंगे। तो ये है भैया किसके बारे में, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के बारे में, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी आंसर करें और आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी जवाब दें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट फटाफट बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी विज्ञान योजना के बारे में इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, फटाफट फटाफट आंसर करें। व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट अर्थ विज्ञान स्कीम, यहां पे ये अर्थ साइंस नहीं अर्थ विज्ञान ही करेंगे, इसको अर्थ विज्ञान स्कीम के बारे में बताना है। क्या है फटाफट से बताएं जल्दी से, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जवाब दीजिए। पृथ्वी विज्ञान योजना या पृथ्वी के बारे में सही नहीं है, जल्दी बताइए। पृथ्वी प्रणाली की समझ जुटाना, प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करना, संसाधनों की खोज करना, और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है। क्या है सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी आंसर करें, आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट फटाफट बताएं। चलो भैया, जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है बहुत ही बढ़िया है। देखिए अब यहां पे जब हम बात करते हैं किसके बारे में, इस स्कीम के बारे में, पृथ्वी स्कीम के बारे में, तो पृथ्वी विज्ञान जो स्कीम है बेसिकली इसको क्या किया गया है, हरी झंडी दी गई है कल, और इसके लिए पैसा दिया गया है कितना, 4797 करोड़ रुपया। और यहाँ पे क्या किया गया है, इसके अंदर 5 सब स्कीम्स को और शामिल किया जाएगा। यहाँ पे एक तो क्या करना, जो जितना भी हमारे ओशनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में देखना, ठीक है कि नहीं, क्लाइमेट चेंज के बारे में, यानी कि यहाँ पे जो हमारी अर्थ की फंक्शनिंग है किस प्रकार से वर्क होता है उसका, उसके बारे में समझ जुटाना। जितने भी क्या है प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ठीक है कि नहीं, यानी चाहे वो क्लाइमेट चेंज की वजह से आती हैं या किसी और प्रकार की वजह से आती हैं, उसके बारे में क्या करना, जानकारी जुटाना। साथ ही साथ में रिसोर्सेज की खोज करना, ठीक है कि नहीं, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए, तमाम तरह की चीज़ें चाहिए, तो वो सारी की सारी खोज करना क्या है, इनका काम है। और ये जो स्कीम है बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने क्या किया है, इसको शुरू करने का काम किया है। तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो है डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल ये नहीं है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी इज द राइट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस याद रख लेना है अच्छे से, और आपको कमेंट करके बताना है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अभी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, जल्दी जल्दी बताएं, आगे बढ़ें। क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2024 में कितनी रहने वाली है, जल्दी बताइए। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट यानी WESP, इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इन 2024 विल बी, क्या रहने वाली है। ओहो, शुक्रिया भाई वर्णिका जी, बहुत बढ़िया, क्योंकि आपके पिताजी साइंटिस्ट हैं तो आपको पता ही होगा फिर, है ना। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट से, क्या है सही आंसर। तो यहां पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, WESP के बारे में, यानी कि यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट के बारे में जब बात करेंगे, तो ये क्या है, UN की एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस की क्या है ये एजेंसी है, और इसने अपना फोरकास्ट पहले शेयर किया था, और इसमें इसने बताया था कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट रहने वाली है, GDP रहने वाली है बेसिकली,
वो कितनी, उस पे उसकी जो ग्रोथ रेट रहने वाली है वो बताई थी उन्होंने 6.7% के आसपास, ठीक है कि नहीं। लेकिन अभी हाल ही के सिनेरियो की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार क्या है दुनिया में अभी मंदी की स्थिति बनी हुई है, और उन्होंने फिर से अपनी रिपोर्ट शेयर करी है, और इसमें इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट जो बताई है वो कितनी बताई है, 6.2%। यानी अभी क्या है, ये 6.7% की ग्रोथ रेट से अभी आगे नहीं बढ़ेगी, ये बढ़ने वाली है 6.2% की ग्रोथ रेट से। आप सब बच्चों को याद होना चाहिए, जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी देश की एक भौगोलिक सीमा होती है, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है, और उस बाउंड्री के अंदर जितने भी हमारे माल सामान हैं, एक साल में जो प्रोड्यूस होता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जीडीपी। एक साल की जो भी हम लोग सेवा और जो उत्पादन करते हैं और उससे हमको जो पैसा वैसा मिलता है, उस सब की क्या है, मॉनेटरी वैल्यू को क्या बोला जाता है, जीडीपी बोला जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जीडीपी के मामले में हम लोग 5वें नंबर पे, वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है कि नहीं। 5वें नंबर पे हम लोग आते हैं। पहले अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे दुनिया में तो उसमें आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो चाइना आता है, तीसरे नंबर की अगर हम बात कर लेते भैया उसमें आ जाता है जापान, चौथे नंबर पे आपका आ जाता है जर्मनी, और 5वें नंबर पे आ जाते हैं हम। छठे नंबर पे अभी आज की डेट में कौन है, ब्रिटेन है। तो ये अच्छे से आपको आई होप याद होगा। हमारे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पूरी दुनिया की इकोनॉमीज के बारे में, तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो लगभग 21 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे चाइना के बारे में, ये यूएस की है भाई, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे चाइना के बारे में तो ये इसकी होगी लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। अगर हम बात करें इंडिया के बारे में तो हमारी जो है 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास क्या है, इकोनॉमी अभी है, जिसको हमको क्या करना है, 2024 तक ये 5 ट्रिलियन डॉलर का टारगेट रखा गया है, ठीक है कि नहीं, जिसको हमको आपको सबको मिलकर के क्या करना है, अभी अचीव करना है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का इसका सही जवाब है 6.2% अभी क्या है हमारी ग्रोथ रेट रहने वाली है 2024 के अंदर, किसके अकॉर्डिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें फटाफट और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जवाब दीजिए। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किताब के लेखक कौन है, कमेंट करें जल्दी से, क्या है सही जवाब। आपको जवाब देना है। द ऑथर ऑफ द बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एज, क्या है सही आंसर बताएं। MM नरवणे, विपिन रावत जी, और मनोज पांडे जी, अनिल चौहान जी, फटाफट से बताएं जल्दी से। जनरल MM नरवणे, जनरल विपिन रावत, जनरल मनोज पांडे, जनरल अनिल चौहान, क्या है सही जवाब। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से बताइए। चलिए, आप जिन महारथियों ने जवाब दे दिया है, आप सब सुन रहे होंगे इसके बारे में, लगातार सुन रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे क्या है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी जो किताब है बेसिकली उसको लिखने का काम किया है, उसके ऑथर हैं जनरल MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे साहब की ये क्या है किताब है, और वो क्या है एक्स आर्मी चीफ रहे हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है, और इसको पब्लिश करने का काम जो किया है वो पेंगुइन पब्लिकेशन ने किया है। लेकिन इसको क्या किया गया है, सेना ने, आर्मी ने इसको क्या कर लिया है, अभी कुछ रिव्यू के लिए अपने पास में रख लिया है। इसका मतलब इस महीने में ये फोरकास्ट होनी थी, इसका मतलब इसको इस महीने में क्या होना था, लॉन्च होना था, लेकिन वो नहीं हो पाई है, इसको रिव्यू किया जा रहा है। अब रिव्यू की जो वजह है बेसिकली, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख छपा है और उसमें इसमें बताया गया है कि यहाँ पे क्या बताया गया है इस किताब के अंदर, इस किताब के अंदर बताया गया है 2020 में, आप सब बच्चे जानते हैं अच्छे से कि हमारा क्या होता है, गलवान में चाइना के साथ में फाइट होती है, और साथ ही साथ में जो पूर्वी लद्दाख है उसको लेकर के क्या है इश्यूज होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उस समय पे भी क्या है, हमारे रक्षा मंत्री साहब हैं राजनाथ सिंह साहब, और डिफेंस मिनिस्टर और साथ ही साथ में MM नरवणे के बीच में क्या होती है, बातचीत होती है। और इसमें क्या कहा जाता है, यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने उनको बोला है कि आपको जो सूटेबल लगता है आप करिए, इस तरह की बातें जो हैं उसमें कही गई हैं।
तो यहाँ पे क्या है, इसके लेकर के क्या है कुछ चीज़ें जो इसमें चल रही हैं। अब यहाँ पे इस किताब को क्या कर दिया गया है, अभी रिव्यू के लिए रखा गया है। और जैसे ही इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ, अगर हम बात करेंगे डिफेंस के हिसाब से, या यहाँ पे सेना की जब पूरी की पूरी इसको जब रिव्यू कर लिया जाएगा, चेक कर लिया जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि जनता को नहीं पता होना चाहिए, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रख लिया जाएगा, और बाकी चीज़ों को क्या कर दिया जाएगा, वहाँ से हटाने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पे बात ये है जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो जानना चाहिए कि देखिए अभी क्या है, ये समझिए कि आर्मी रूल जो है, बेसिकली आर्मी रूल 1954 के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 21, और यहाँ पे क्या है, इसके थ्रू कोई भी अगर सेना का अधिकारी है, कर्मचारी है, सिविल सर्विसेज की भी अगर हम बात करते हैं, तो उसमें भी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग की क्या है, अलग अलग समय पे वो गाइडलाइन इशू करते रहते हैं बुक पब्लिकेशन को लेकर के। तो यहाँ पे अगर कोई भी, चाहे वो एक्स सर्विसमैन है या फिर क्या है वो वर्किंग है, अगर वो किसी प्रकार की किताब छापना चाहता है, कोई किसी प्रकार का लिटरेचर इशू करना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं। उनको क्या करना पड़ेगा, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एनओसी लेनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं। तो तभी क्या कर सकते हैं, वो पब्लिश कर सकते हैं किताबों को। अब यहाँ पे क्या है, आर्मी के लिए इस तरह का कोई, तीनों सेनाओं के लिए, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, इसके लिए किसी प्रकार की इस तरह के अभी कोई रूल नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उनसे ये उम्मीद करी गई है, इस तरह से उनसे आग्रह किया गया है कि वो कोई भी किताब अगर छापेंगे, क्योंकि ये तमाम बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और इनके पास में क्या होती है, टॉप सीक्रेट्स इनके पास में होते हैं, ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये तमाम चीज़ों के बारे में पहले से जानकारी रखते हैं। तो इनको क्या किया गया है, उनसे उम्मीद करी गई है कि वो इन तमाम बातों का ध्यान रखेंगे और जो नियम है उनको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे इसी किताब को लेकर के क्या है, थोड़ा सा इश्यू चल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है भाई, ए इज़ द राइट आंसर। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, बाकी का ठीक है, फाइन है, ठीक है। यानी LAC पे आपने सुना होगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के क्या होता है, ठीक है, लगातार 2020 से ही क्या हो रहा है, हमारी चाइना के साथ में लगातार फाइट हो रही है, उसी को लेकर के क्या है, इसमें कुछ बातें की गई हैं, जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस यानी कि जो रक्षा मंत्री साहब है, और हमारे जो जनरल जो हैं, बेसिकली उनका नाम MM नरवड़े साहब, मनोज मुकुंद नरवड़े, उनकी बातचीत के बारे में इसमें कुछ बताया गया है। ओके, तो अभी किताब तो मैंने पढ़ी नहीं है, जो कि किताब अभी जैसे मार्केट में आएगी तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी जो तमाम चीज़ें न्यूज़ में चल रही है उसी को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताएं क्या है सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, NSO के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP दर कितना रहने वाली है, जल्दी बताएं। आपको बताना है अकॉर्डिंग टू NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के हिसाब से बताना है। अकॉर्डिंग टू NSO, इंडियाज GDP रेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 विल बी, क्या होगी, जल्दी बताएं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बताना है, ऑफिस के हिसाब से बताना है। 2023 और 24 के अंदर इंडिया की GDP रेट क्या रहने वाली है। चलिए देखिए, आपको समझिए, एक NSSO हुआ करता था और एक CSO हुआ करता था। अब दोनों मुझे कमेंट करके बताएंगे ये कौन कौन से ईयर्स में इनकी स्थापना करी जाती है, कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर है, ठीक है कि नहीं। अब इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, कब, 2019 के अंदर, और क्या बनाया जाता है, NSO, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ये क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है या ऑर्गेनाइजेशन है। इनको क्या कर दिया जाता है, दोनों को मर्ज कर दिया जाता है 2019 में, और बनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, यानी अब उसकी स्थापना की जाती है। इन दोनों का काम कौन देखता है, अभी NSO देखता है। और NSO के फोरकास्टिंग में क्या है, इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट रहने वाली है अभी 2023-24 के अंदर, वो रहने वाली है कितनी भाई, कमेंट करो जल्दी से, कितनी रहने वाली है। वो रहने वाली है आपकी, दैट इज यहाँ पे
यहाँ पे वैसे ये था 7.3%, ठीक है कि नहीं, 7.3% ये था, ठीक है। तो याद रखना है आपको 7.3% अभी जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है। कब? सब बच्चों को अच्छे से याद होना चाहिए, 2023-24 में। किसके हिसाब से ये? यहाँ पे याद रखना है एनएसओ के हिसाब से, नेशनल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, ऑफिस के हिसाब से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम के अंडर वर्क करता है, काम करता है। तो आज के थे ये 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से जाकर के एक बार देख लेना, इनको रिव्यू करना और इनको डिटेल में देखना, क्योंकि ये काफ़ी खास हैं। करंट अफेयर की सख्त ज़रूरत होती है हर एक एग्जामिनेशन में, तो आपको ज़रूर इस पर नज़र रखनी है। ख्याल रखना है आपको अपना और पढ़ाई ज़रूर करते रहना है। जय हिंद, थैंक यू।